तो स्वागत है आपका यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, आज हम लोग एक स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सब्जेक्ट, दैट इज़ पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम को हम लोग फुल कंप्लीट कोर्स कवर करेंगे इसमें, और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये पहली बात तो हम लोग समझते हैं कि पावर सिस्टम आपका कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो जितने भी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो जितने भी आप सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, वो सारे सब्जेक्ट का अगर एप्लीकेशन आपको देखना है तो वो एप्लीकेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पावर सिस्टम में। ठीक है, तो इसलिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका पावर सिस्टम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसे आपका पावर सिस्टम में आपका डिप्लोमा लेवल में भी एक सब्जेक्ट आता है टीडीपी, यानी कि टीडीईपी, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को भी हम लोग क्या करेंगे? इसी में पूरा कवर करेंगे, और फुल सिलेबस आपका कवर कर दिया जाएगा इसमें। तो पावर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि पावर सिस्टम होता क्या है। तो क्या होता है पावर सिस्टम? तो हमेशा आप देखेंगे कि पावर सिस्टम में आपका क्या किया जाता है। तो पावर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है? पावर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो डील करता है किस किस को? जनरेशन को, और ट्रांसमिशन को, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, यानी कि आप अगर कहना चाहें तो पावर सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। ठीक है, तो जितना भी आपका जनरेशन से लेकर के और डिस्ट्रीब्यूशन तक, यानी कि जहाँ से आपकी सप्लाई जनरेट की जाती है वहाँ से लेकर के आपका कंज्यूमर तक, जितनी भी आपका पावर ट्रांसफ़र की जाती है जनरेशन से लेकर के और कंज्यूमर तक, तो ये सारा सिस्टम आपको, ये जो सारा सिस्टम आप देखते हैं चारों तरफ, वो सिस्टम आपका क्या कहलाता है? पावर सिस्टम कहलाता है। यानी कि पावर सिस्टम में क्या होता है? जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों सिस्टम को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये आपका क्या कहलाता है? पावर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी पावर सिस्टम की। तो पावर सिस्टम में अगर हम लोग बात करते हैं जनरेशन की, ठीक है, तो ये जनरेशन पार्ट हम लोगों का सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करना चाहेंगे क्या? ट्रांसमिशन लाइंस को। ठीक है, जनरेशन में आपका क्या होता है? पावर का जनरेशन हम लोग करते हैं, पावर का जनरेशन किया जाता है। अब इस पावर को क्या करना होता है? कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है। तो कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा मीडियम लगाना पड़ेगा, एक ऐसा माध्यम की जरूरत पड़ेगी जिससे हम लोग क्या करते हैं? जनरेशन से जितनी भी पावर आप जनरेट किए हैं उस पावर को कंज्यूमर तक पहुंचा सकें। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा, एक ट्रांसमिशन लाइन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, एक ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए अब ये ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, तो बेसिकली इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन को और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पावर सिस्टम का ये तो आपका एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि पावर सिस्टम होता क्या है, क्या क्या पावर सिस्टम में डील करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि पावर सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये पूरा सिस्टम हमारा क्या बन जाता है? पावर सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग तो बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले पावर सिस्टम के बारे में कुछ और भी डिटेल समझ लेते हैं कि अगर पावर सिस्टम सपोज करिए कोई अगर बनाते हैं, कोई भी पावर सिस्टम जब फर्स्ट बार डिजाइन किया जाता है तो उसके लिए सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसके लिए सबसे किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है कि पावर सिस्टम को हम लोग किस तरीके से बनाएं, तो उस चीज को हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है,
अब अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई भी जब पावर सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है, किन किन बातों का आपका क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है पावर सिस्टम का, और किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर सिस्टम, ठीक है। तो क्या है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम को अगर डिजाइन किया जाता है तो सबसे पहले किन किन बातों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी। हम लोग किस पे ध्यान देंगे, कॉस्ट ऑफ एनर्जी पर यूनिट। पर यूनिट को हम लोग किलोवाट आवर में भी लिखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी मस्ट बी मिनिमम, कैसी होनी चाहिए, मस्ट बी मिनिमम। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अगर कंज्यूमर्स पे ही ध्यान दिया जाता है बेसिकली, तो ऐसा पावर सिस्टम बनाना चाहिए जिससे क्या होता है, हमारी जो कॉस्ट होती है एनर्जी की वो कम से कम रहे, ठीक है। दूसरा अगर मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, कंज्यूमर्स को भाई चाहिए क्या, उसको वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज मिल जाए और रेटेड फ्रीक्वेंसी मिल जाए, ठीक है। तो वो उसमें खुश हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कंज्यूमर्स के घरों में या कंज्यूमर्स क्या लोड जो भी आपका शेयर करता है, लोड जो भी चलाता है, जैसे सपोज करिए घरों में क्या होता है, आपका मशीन्स होती हैं, ठीक है, डिवाइसेस होती हैं, वो रेटेड वोल्टेज पे अगर चलती रहती हैं या रेटेड फ्रीक्वेंसी पे चलती रहती हैं तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकती हैं। बल्कि अगर वोल्टेज में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस आ गया, वेरिएशन आ गया, तो उस केस में क्या होगा, उनकी डिवाइसेस डैमेज होने का खतरा रहता है, ठीक है, यानी कि प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए क्या होता है, कंज्यूमर्स यही चाहता है कि उसको रेटेड वोल्टेज मिले और रेटेड फ्रीक्वेंसी मिले, ठीक है। तो पहला तो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये हो जाएगा कि कंज्यूमर्स को किस तरीके से रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी दी जाए, ठीक है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी सप्लाइड टू कंज्यूमर, ठीक है। यानी कि रेटेड फ्रीक्वेंसी और रेटेड सप्लाई मिलनी चाहिए कंज्यूमर्स को, तो वो उसमें खुश रहेगा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, रिलायबल पावर सप्लाई must be provided to consumers demand, ठीक है। यानी कि कंज्यूमर के डिमांड के ही बेसिस पे आपका क्या है, पावर सप्लाई एक रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल का मतलब मैंने बताया आपको कि रिलायबल का मतलब ये होता है कि पावर आपकी फेल नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूटी उसकी बरकरार रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आज पावर सप्लाई उसको मिल रही है, 4 दिन बाद पावर सप्लाई उसको ना मिले, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करते हैं, जब किसी पावर सिस्टम को डिजाइन किया जाता है तो फोर्थ मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो मेन ऑब्जेक्टिव फोर्थ ये होना चाहिए कि अगर रिलायबल पावर सप्लाई अगर कंज्यूमर्स को देनी है, कंज्यूमर के डिमांड के बेसिस पे देनी है, तो आपको कैसा सिस्टम बनाना चाहिए, सिस्टम आपको बनाना चाहिए इफेक्टिव शुड बी अवेलेबल, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर रिलायबल पावर सप्लाई देनी है यानी कि फेल नहीं होती है, तो उस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड कराना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो फोर्थ ये बात आ गई। अब बात करते हैं कि फिफ्थ जो मेन ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ऑब्जेक्टिव आपका मेन ऑब्जेक्टिव और क्या हो सकता है कि कोई सपोज करिए फॉल्ट अगर हो जाती है, तो जनरेटर जो आपके जनरेशन में ऑपरेट हो रहे हैं वो आपके क्या होने चाहिए, सिंक्रोनिज्म को फेल ना करें, ठीक है। तो
कोई भी फॉल्ट आती है तो वो स्टेबिलिटी को अपना मेंटेन कर सकें, स्टेबिलिटी को आपकी बरकरार रख सकें। तो क्या हो सकता है, तो फिफ्थ हम क्या लिख सकते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर नॉट लूज, should not lose सिंक्रोनिज्म। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। बहुत सारे मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ये बेसिकली आपके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो बहुत होते हैं आपको प्रोवाइड कराने के लिए, लेकिन ये इन बातों पे आपको जब भी पावर सिस्टम डिजाइन किया जाता है तो इन बातों पे ध्यान सबसे ज्यादा दिया जाता है, या मेन ऑब्जेक्टिव आपके यही होते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर का जो सिंक्रोनिज्म होता है वो लूज नहीं होना चाहिए। अगर अंडर, इसमें लिख सकते हैं नॉट लूज अंडर फॉल्ट कंडीशन। ठीक है, तो ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी पावर सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको हम रफ कर देते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली मेन ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, तो पावर सिस्टम के ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जब भी कोई पावर सिस्टम को हम लोग डिजाइन करते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि पावर सिस्टम में कि जनरेशन से लेकर के आपका कंज्यूमर तक किस तरीके से आपका एक लेआउट बनता है, एक सिस्टमेटिक डायग्राम बनता है, एक सिंगल लाइन डायग्राम बनता है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि जनरेशन पे किस तरीके से ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है और कंज्यूमर तक कैसे भेजा जाता है। तो उसको एक सिस्टमेटिक लेआउट हम लोग तैयार करते हैं और देखते हैं। अब देखिए, ये हमने बनाया है आपका जनरेटिंग पूरा लेआउट। ये क्या है आपका पावर सिस्टम लेआउट, या इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोगों ने क्या दिखाया है कि ये आपका एक जनरेटिंग स्टेशन है, और इस जनरेटिंग स्टेशन के पे आपको जो वोल्टेज का जनरेशन किया जाता है वो कितना होता है, आपको याद रखना है 11 kV या 33 kV। तो 11 kV आपका जनरली इंडिया में पावर जनरेटिंग स्टेशन में 11 kV वोल्टेज जनरेट किया जाता है। अब क्या होता है कि जनरेटिंग वोल्टेज पे हमने 11 kV जनरेट कर लिया। अब ये जो भी वोल्टेज आपने जनरेट किया है, जो भी पावर सब जनरेट किया गया है वहां पे, तो उस पावर को आप कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसमिशन लाइन बिछानी पड़ेगी। तो वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक वो पावर को ट्रांसफर करते हैं कंज्यूमर एंड तक। ठीक है, तो कंज्यूमर एंड तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत पड़ती है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन क्या किया जाता है, यहां से देखिए जो 11 kV वोल्टेज जनरेट किया गया है, ये वोल्टेज को क्या करते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो 3 फेज ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनका यूज करके, 3 फेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके इस वोल्टेज लेवल को बहुत बढ़ाया जाता है। ये कितना बढ़ा दिया जाता है, इस वोल्टेज लेवल को बढ़ा दिया जाता है लगभग कितना, 220 kV से लेकर के 765 kV, यानी कि इस वोल्टेज को बढ़ा करके स्टेप अप ट्रांसफार्मर को लगा करके इस वोल्टेज लेवल को कितना इंक्रीज कर दिया जाता है, 220 kV से लेकर 765 kV तक इसको बढ़ाया जाता है। अब क्या होता है, यही वोल्टेज लेवल आपका क्या कर दिया जाता है, इसी से आपका जो ट्रांसमिशन लेवल है यहीं से आपकी कनेक्ट होती हैं टाई लाइंस। क्या कनेक्ट होती हैं, टाई लाइंस। अब ये टाई लाइंस क्यों यूज की जाती हैं, तो टाई लाइंस का मेन काम होता है अदर पावर सिस्टम को कनेक्ट करना। ठीक है, दूसरे पावर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए टाई लाइंस निकाली जाती हैं। कहां से, प्राइमरी जो आपका ट्रांसमिशन लेवल किया गया है, शुरुआत में जो भी आपका वोल्टेज स्टेप अप किया गया है वहां से टाई लाइन को निकाला जाता है, और ये टाई लाइंस क्या करती हैं, टू कनेक्ट अदर पावर सिस्टम। अदर पावर सिस्टम का मतलब क्या है कि दूसरी ग्रिड से कनेक्ट कर दी जाती हैं। ठीक है, अब इस वोल्टेज लेवल को फिर से क्या किया जाता है, स्टेप डाउन किया जाता है, स्टेप
डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके इसको स्टेप डाउन कर दिया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इस वोल्टेज लेवल को कितना डाउन किया जाता है, तो ये लगभग किया जाता है 33 केवी से लेकर के 132 केवी तक। ठीक है, इस वोल्टेज सब ट्रांसमिशन लाइन, और ये आपकी कहलाती है सब ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, फिर से क्या किया जाता है, इसी वोल्टेज लेवल को फिर से आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर स्टेप डाउन किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इस वोल्टेज लेवल को कितना कर दिया जाता है, ये वोल्टेज कर दिया जाता है आपका 415, या अगर 3 फेज आप सप्लाई है तो 415, वैसे 240 सिंगल फेज वोल्टेज के लिए, सिंगल फेज लोड के लिए 240 वोल्ट रखा जाता है। अब ये जो सिस्टम होता है आपका, ये आपका सिस्टम कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। ये डिस्ट्रीब्यूशन लेवल को शो करता है। अब देखिए जो सब ट्रांसमिशन लेवल होती है, यहां से क्या किया जाता है, बड़े बड़े जो कंपनीज जो होती हैं, इंडस्ट्रीज, उनको लोड दिया जाता है। ठीक है, उनको ट्रांसफर किया जाता है। तो ये क्या है, लार्ज इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज तो सब ट्रांसमिशन लेवल से ही आपका क्या किया, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे आपके जहां पे सिंक्रोनस मोटर 3 फेज लोड होते हैं, सिंक्रोनस मोटर हो गया, सिंक्रोनस जनरेटर हो गया, जहां पे कंपनी में आपके या लार्ज इंडस्ट्री में आपके ये सारे मोटर्स जब यूज किए जाते हैं, 3 फेज लोड यूज करते हैं, तो वहां पे आपको क्या है 33 केवी से लेकर के 132 केवी तक जो भी आपका वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है, तो वहां आपको जो भी वोल्टेज होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि ये लार्ज इंडस्ट्री, जैसे आपकी होगी 3 फेज लोड, 3 फेज लोड जहां पे ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे क्या होता है, जो मीडियम होते हैं कंज्यूमर्स, मीडियम और स्मॉल कंज्यूमर्स, मीडियम स्मॉल लोड कंज्यूमर्स। अब ये मीडियम और स्मॉल कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, स्कूल, ऑफिस, ये सारे आपके क्या होते हैं, मीडियम और स्मॉल कंज्यूमर्स में आते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मीडियम कंज्यूमर्स की बात करें तो ये कैसे हैं, स्कूल, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, आईटी सेक्टर, ये सारे आपके क्या होते हैं, मीडियम कंज्यूमर्स में आते हैं। तो यहां से इनको सीधा सप्लाई दे दी जाती है, यहां से इनको सीधा प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा 415 और 240 वोल्ट, तो ये आपके क्या होते हैं, डोमेस्टिक लोड होते हैं। डोमेस्टिक लोड के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये पूरे पावर सिस्टम का एक लेआउट होता है। एक पावर सिस्टम का पूरा एक सिंगल लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन किया गया है, जहां से जनरेटिंग स्टेशन से लेकर के कंज्यूमर एंड तक सारे सिस्टम को आपको दिखाया गया है एक सिंगल लाइन डायग्राम में। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, थ्री फेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स, जो वोल्टेज 11 केवी या 33 केवी वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करके 220 केवी से 765 केवी में कन्वर्ट करते हैं। और फिर उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके इस वोल्टेज लेवल को फिर से कम किया जाता है, और कम करने के बाद फिर से यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के इस वोल्टेज लेवल को फिर से थोड़ा कम किया जाता है, और ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि जब आपको वोल्टेज कम ही करना था, जब वोल्टेज आपको कम ही करना था, तो ये वोल्टेज हम लोग क्यों फिर बढ़ाए, यहाँ पे क्यों वोल्टेज को हमने इंक्रीज किया। तो देखिए वोल्टेज लेवल को इसलिए बढ़ाने का मेन मकसद क्या है कि जो ट्रांसमिशन लाइन में, तो यहां पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, स्टेप अप क्यों किया गया है, क्योंकि टू मिनिमाइज द ट्रांसमिशन लॉस। तो ट्रांसमिशन लॉसेस को
मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है, वोल्टेज लेवल को बढ़ा करके पावर को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से वोल्टेज को हम लोग बढ़ाकर पावर को ट्रांसफर करते हैं वो चीज हम लोग आगे देखेंगे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से, वहां से समझेंगे कि हाई वोल्टेज रखना क्यों जरूरी होता है अगर अधिक से अधिक पावर को ट्रांसफर करना होता है, एक रिलेशन देखेंगे। और हाई वोल्टेज के हम लोग कुछ इसमें एडवांटेज देखेंगे, हाई वोल्टेज रखने पे क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो हाई वोल्टेज से आप अभी समझ लीजिए कि हाई वोल्टेज रखने से क्या होता है, ट्रांसमिशन लॉसेज जो होता है वो मिनिमाइज किया जा सकता है। और दूसरी बात क्या होती है कि अगर कंडक्टर की, एल्युमिनियम कंडक्टर की जो है सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हाई वोल्टेज के आपके एडवांटेज होते हैं, वो चीज हम लोग बाद में आगे देखेंगे किस तरीके से हम लोग क्या क्या एडवांटेज होते हैं हाई वोल्टेज से। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये आप देखिए, ये आपका पूरा एक लेआउट होता है किसी भी पावर सिस्टम का, जनरेशन से लेकर के कंज्यूमर एंड तक इस तरीके से पूरा जनरेशन किया जाता है, फिर ट्रांसमिशन किया जाता है उस पावर का, और ट्रांसमिशन करने के बाद फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कंज्यूमर्स में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये लेआउट हो गया। तो हमने देख लिया कि पावर सिस्टम क्या होता है, और पावर सिस्टम को अगर डिजाइन करना है तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए जब भी पावर सिस्टम को डिजाइन करते हैं। और उसका हमने पावर सिस्टम का एक लेआउट भी देख लिया, एक सिंगल लाइन डायग्राम देख लिया, जनरेशन से लेकर के कंज्यूमर एंड तक किस तरीके से पावर का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ट्रांसमिशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रांसमिशन को। ट्रांसमिशन लाइन, तो सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए बात कि ट्रांसमिशन लाइन का यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो जब भी ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, तो ट्रांसमिशन लाइन आप एक तरीके से सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि ट्रांसमिशन लाइन एक क्या है, एक वायर या कंडक्टर है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पावर को ट्रांसफर करते हैं। कहां से, जनरेटिंग स्टेशन से लेकर के कंज्यूमर एंड तक, यानी कंज्यूमर तक पावर को सप्लाई किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरीके से वायर या कंडक्टर है। या हम इसको अगर डेफिनेशन के बेसिस पे लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन क्या है, एक लिंक है। ट्रांसमिशन लाइन इज ए लिंक बिटवीन two buses in which power is transferred from generating station to लोड सेंटर का मतलब क्या है, कंज्यूमर एंड, यानी कि कंज्यूमर एंड, यानी कि जब भी आपका क्या है, पावर को ट्रांसफर करनी है तो हमको वायर या कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी या लिंक की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या है, एक मीडियम है जिससे क्या किया जाता है, जनरेटिंग स्टेशन से पावर को लोड एंड तक पहुंचाया जाता है। अब ट्रांसमिशन लाइन की ही अगर बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन क्या है, ट्रांसमिशन हमने बता दिया क्या है, एक वायर या कंडक्टर है। ठीक है, उसके हेल्प से हम लोग पावर को ट्रांसफर करते हैं। अब अगर बात करें, इसमें आ रहा है बस, तो बस क्या होता है, तो बस की बात करें, जिस तरीके से आप नेटवर्क पढ़ते हैं, नेटवर्क में जिस तरीके से नोड होता है, तो नोड एक तरीके से आपका क्या है, बस की तरह काम करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि बस एक्ट एज ए नोड इन द नेटवर्क। ठीक है, इस तरीके से ये होता है ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात करें, ये तो हमने कह दिया कि ट्रांसमिशन लाइन से हम लोग पावर को ट्रांसफर करते हैं। बात करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन बनाई किसकी जाती है, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन कोई ना कोई कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। कंडक्टिंग मटेरियल की बात करें तो आपके पास कंडक्टिंग मटेरियल बहुत सारे आपने पढ़े होंगे। तो ये कंडक्टिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए,
मटेरियल। तो जो ट्रांसमिशन लाइन जो बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है? कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल की बात करें तो क्या होगा? एल्यूमिनियम, कॉपर, एजी, एयू सिल्वर, और ये सोना चांदी भी होती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल है। एल्युमिनियम, कॉपर, एजी, एयू, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग मटेरियल है। अब बात आती है हम लोग किस मटेरियल को चूज करते हैं, कौन सा मटेरियल हमारे लिए सबसे अच्छा है, सस्ता भी हो, ठीक है, और उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी हो, तो कौन सा मटेरियल आप चूज करेंगे? तो ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए आप क्या करते हैं? एल्युमिनियम कंडक्टर का यूज किया जाता है। तो एल्युमिनियम कंडक्टर का यूज क्यों करते हैं हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे अदर मटेरियल की अगर बात करें, अगर सपोज करिए आपने सोने या चांदी की ट्रांसमिशन लाइन बना दी, तो आप जानते हैं कि इंडिया में इतने ईमानदार लोग हैं कि क्या होगा? रातों रात उसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, एल्युमिनियम को कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं। और कॉस्ट की बात करें तो चांदी और सोने की आप बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है उसकी। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं? तो एल्युमिनियम कंडक्टर को ट्रांसमिशन लाइन में क्यों प्रेफर करते हैं? तो इसके मेन एडवांटेज होते हैं। क्या क्या एडवांटेज होते हैं? तो वो चीज हम लोग देख लेते हैं कि एल्युमिनियम कंडक्टर इज प्रिफर टू अदर कंडक्टिंग मटेरियल, अदर कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। यानी कि एल्युमिनियम कंडक्टर को ही हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं, कोई और कंडक्टर को क्यों नहीं प्रेफर कर सकते हैं? तो पहली बात तो आती है, अगर आप सोने चांदी की तारें बनाएंगे तो उस केस में क्या होगा? उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी है, और कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट भी ज्यादा होती है, और सोने चांदी की आप तार बना भी नहीं सकते, क्योंकि क्या होगा? आज आप बनाएंगे, दूसरे दिन कोई ना कोई उसको लेके चला जाएगा, ठीक है। तो इंडिया में जानते हैं आप कितने, इंडिया में क्या क्या कहीं पे भी आप अगर ये कंडक्टर्स या इन सबकी ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं, तो उस केस में क्या होगा? ये प्रिफरेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेन क्या होता है, मेन प्रॉब्लम होती है कॉस्ट की प्रॉब्लम, ठीक है। तो कॉस्ट की बात करें, दूसरी चीज एल्युमिनियम कंडक्टर अगर हम लोग बनाते हैं, तो एल्युमिनियम कंडक्टर की बात करें, ये कैसा होता है? वेट में हल्का होता है, लाइट इन वेट होता है। तो हम कह सकते हैं क्या? लाइट इन वेट, वेट में हल्का होता है। अब सपोज करिए अगर वेट में हल्का नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा? जैसे आपने सपोज करिए कंडक्टर क्या है, बहुत सारी, सपोज करिए अगर वेट इसका ज्यादा हुआ, ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन क्या करेगी? उसमें सैग ज्यादा आ जाएगा, वेट ज्यादा होगा, और सैग ज्यादा आने की वजह से जो टावर होंगे या पोल होंगे, वो क्या करेंगे? उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी करनी पड़ेगी, हमको मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कॉस्ट भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर वेट ज्यादा होगा कंडक्टर का, तो उस केस में उसका सैग भी बढ़ जाएगा, और सैग बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा? कंडक्टर की जो ग्राउंड है, ग्राउंड से और उसके जो कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस, ठीक है। तो ये क्लियरेंस भी क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? क्लियरेंस भी कम हो जाएगा। क्लियरेंस क्या होता है? कंडक्टर और ग्राउंड के बीच की जो दूरी होती है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा जब सैग बढ़ जाएगा। तो सैग जब बढ़ेगा, हम कह सकते हैं सैग बढ़ने से क्या होगा? क्लियरेंस कम होगा, और क्लियरेंस कम होने की वजह से क्या होगा? क्लियरेंस जब कम हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा? कोई भी पर्सन जब इस लाइन के आसपास से या इसके नीचे से जब गुजरेगा, तो उसको क्या होगा? खतरा होने का चांसेस रहेगा, शॉक लगने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, हमको ऐसा कंडक्टर यूज करना होता है कि वो वेट में भी कम हो, हल्का भी हो, आसानी से उसको हम लोग लगा भी सकें। तो इसीलिए क्या होता है, ये सारे एडवांटेज होते हैं वेट में हल्का होने की, ठीक है, यानी कि लाइट इन वेट। दूसरी बात करें कि एल्युमिनियम कंडक्टर का अगर हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर कॉपर से कंपेयर करें या कोई अदर मटेरियल की कंपेयर करें, एयू से या एजी से कंपेयर करते हैं, तो उस केस में क्या होता है? रजिस्टिविटी इसकी थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, कॉपर के मुकाबले। तो क्या होता है? रेजिस्टिविटी इज
मोर देन कॉपर। कॉपर से इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। अब देखिए रेजिस्टिविटी का फायदा क्या है, कॉपर की बात करें तो कॉपर एक तो महंगा है पहली बात तो, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी देखिए फायदा इसमें यहाँ पे ये होता है कि अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उस केस में कोरोना लॉस कम होगा। कोरोना लॉस कैसे कम होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी इसका जो क्रॉस सेक्शन अगर सेम रेजिस्टेंस को हम लोग लेते हैं, सेम रेजिस्टेंस को अगर हम लोग लेते हैं, जैसे सपोज करिए आपको मैथमेटिकली इसको समझाते हैं। जैसे मान कर चलिए हमने क्या बताया कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, ग्रेटर होती है कॉपर के कंडक्टर से, ठीक है, ये चीज आपको पता है। अब देखिए अगर हम लोग को सेम लेंथ की, यानी कि सपोज करिए लखनऊ से लेकर कानपुर तक की दूरी की अगर कोई लाइन बिछानी है, ठीक है, एक को अगर हम ले लेते हैं कॉपर की और एक ले लेते हैं आपकी एल्युमिनियम का, ठीक है, तो एल्युमिनियम और कंडक्टर की हम लोग सेम रेजिस्टेंस की लेते हैं, तो सेम रेजिस्टेंस रखने के लिए सेम रेजिस्टेंस, अगर सेम रेजिस्टेंस रखते हैं तो लेंथ तो आपकी क्या है, सेम रहेगी, क्योंकि यहां से लखनऊ से और कानपुर के बीच की डिस्टेंस क्या है, दोनों के लिए सेम रखना है। तो यहां से अगर बात करें रेजिस्टिविटी, अगर कैलकुलेशन की बात करें तो एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस इक्वल अगर कर देते हैं कॉपर के रेजिस्टेंस से, तो यहां से अगर हम लोग देखते हैं कि एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रो AL और A एल्युमिनियम इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। और लेंथ की बात करें तो लेंथ आप सेम रखेंगे, तो यहां से आप देख सकते हो एक रिलेशन निकलेगा कॉपर कंडक्टर की एरिया, यहां से लेंथ आप कैंसिल आउट कर दो, तो यहां से आपका रिलेशन क्या निकलेगा, AL अपॉन एरिया ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ कॉपर कंडक्टर, ठीक है। तो यहां से जब अगर रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो देखिए AL अपॉन रो कॉपर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर और एरिया ऑफ कॉपर कंडक्टर, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि एल्युमिनियम कंडक्टर का क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर इज ग्रेटर देन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर, ठीक है। यानी कि अगर क्या करते हैं, अगर सेम लेंथ की हम लोग वायर यूज करते हैं, एक कॉपर की और एक एल्युमिनियम की, और उसका रेजिस्टेंस जब सेम रखते हैं तो वहां से हम लोग देखते हैं कि अगर एल्युमिनियम का कंडक्टर यूज करते हैं तो उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा आती है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया या कॉपर का अगर वायर यूज करते हैं सेम लेंथ के लिए, ठीक है, और सेम रेजिस्टेंस के लिए, तो उस केस में क्या होगा, कॉपर का जो एल्युमिनियम का कंडक्टर होगा उसका हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा बनाना पड़ेगा, यानी कि वो कंडक्टर आपका मोटा बनाना पड़ेगा। और मोटा बनाने से क्या देख सकते हैं कि एल्युमिनियम कंडक्टर क्या होता है, अदर कंडक्टिंग मटेरियल से आपका अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, ये सारे हमने एडवांटेज देख लिए। अब अगर बात करते हैं कि जब कोई ट्रांसमिशन लाइन हम लोग बनाते हैं या डिजाइन करते हैं, तो उस केस में आपका जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वो आपका उसको बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, क्या क्या चीजों का हमको ध्यान देना पड़ेगा ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए, तो हम हेडिंग डालेंगे क्या, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका, यानी कि ऐसी ट्रांसमिशन लाइन होनी चाहिए जिससे आपका क्या हो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के साथ साथ कम से कम लॉसेस हो, और कम लॉसेस होने से क्या होगा, आपका इफिशियंसी भी अच्छी रहे, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात अगर बात करें, दूसरा अगर मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन को इस तरीके से बनानी चाहिए, क्या आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है, यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम से कम होना चाहिए, यानी कि मिनिमम होना चाहिए। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं जब किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को बनाया जाता है, तो यही दो मेन ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान में रख करके
बनाए जाते हैं। तो पहला मेन ऑब्जेक्टिव हमने क्या बताया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी विद मिनिमम लॉस, विद मिनिमम लॉस एंड हाई इफिशिएंसी, हाई इफिशिएंसी, यानी कि आपका मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफर हो सके, ठीक है, और मिनिमम क्या हो, मिनिमम पावर लॉस हो ट्रांसमिशन लाइन में, मिनिमम पावर लॉस और मैक्सिमम इफिशिएंसी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपकी ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन करनी चाहिए। दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन करने का, वो दूसरा क्या हो जाएगा कि मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए लाइन में। तो मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा, मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। अब अगर मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या है, आपका जो सेंडिंग एंड से जितना वोल्टेज आपका है और रिसीविंग एंड वोल्टेज को अगर कंपेयर किया जाए तो वो क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि वेरिएशन आपका वोल्टेज में देखा जाए तो वो क्या होगा, वोल्टेज आपका रेगुलेशन। तो ये अगर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा, उस केस में क्या होगा, आपका वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम होगा, वोल्टेज रेगुलेशन इज टू बी मिनिमम, मिनिमम और जीरो। यानी कि ट्रांसमिशन लाइन को अगर डिजाइन करना है तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके ही ट्रांसमिशन लाइन को डिजाइन किया जाता है कि कम से कम हम लोग क्या करते हैं, कम से कम लॉसेस हो ट्रांसमिशन लाइन में और मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर कर सकें और उसकी इफिशियंसी अच्छी हो, ठीक है। दूसरा आपका हमने बताया कि कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो, कम से कम वोल्टेज रेगुलेशन हो उसका, और लगभग वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो। बस प्रैक्टिकली अगर बात करें तो ये प्रैक्टिकली जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो जहां तक की बात करें तो मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है। ये चीज तो हो गई आपके ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन करने के मेन ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बताते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, क्या क्या चीजें ध्यान में देनी पड़ती हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन है तो ट्रांसमिशन लाइन में आपकी कोई ना कोई रेटिंग होगी। जैसे किसी और मशीन, जब मशीन हम लोग पढ़ते हैं तो कोई ना कोई डिवाइस होती है, उसकी कुछ ना कुछ रेटिंग होती है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमारा क्या है, एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसकी भी कुछ ना कुछ रेटिंग होगी। तो ये रेटिंग कौन कौन सी होती हैं वो चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप डालेंगे ट्रांसमिशन लाइन रेटिंग, ट्रांसमिशन लाइन रेटिंग, ठीक है। तो रेटिंग की बात करें, जो ट्रांसमिशन लाइन की रेटिंग की जाती है वो वोल्टेज रेटिंग होती है पहली, वोल्टेज रेटिंग। सेकंड जो होती है क्या होती है, करंट की रेटिंग, करंट रेटिंग। और थर्ड जो होती है एमवीए रेटिंग, एमवीए रेटिंग, ठीक है। यानी कि वोल्टेज रेटिंग जो होती है ट्रांसमिशन लाइन की, तो ये वोल्टेज रेटिंग क्या होती है, यानी कि वोल्टेज रेटिंग आपकी ट्रांसमिशन लाइन का जो आरएमएस वोल्टेज होता है, आरएमएस ऐसे लिखते हैं, आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज, लाइन टू लाइन आरएमएस, आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज रेटिंग ऑन ट्रांसमिशन लाइन, इन ट्रांसमिशन लाइन, ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो वोल्टेज रेटिंग की अगर बात करते हैं, कोई भी जब ट्रांसमिशन लाइन होती है तो वोल्टेज रेटिंग उसकी होनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से हमारा क्या होता है, वो डिसाइड करता है इंसुलेशन को, ठीक है। तो जो इंसुलेशन ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है, इंसुलेशन, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके,
प्रोपोर्शनल होता है उसके वोल्टेज रेटिंग के। यानी कि अगर आप वोल्टेज जैसे ही बढ़ाते जाओगे तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेशन कहाँ पे होता है। तो ट्रांसमिशन में इंसुलेशन का मतलब क्या है कि आपका जो इंसुलेशन, आपने देखा होगा इंसुलेटर, तो इंसुलेटर का मेन काम क्या है, इंसुलेशन प्रोवाइड करना। इंसुलेशन प्रोवाइड करना किस किस के बीच में, कंडक्टिंग पाथ और नॉन कंडक्टिंग पाथ। ये क्या करता है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग पाथ को सेपरेट करता है। जो इंसुलेटर्स लगे होते हैं आपके ट्रांसमिशन लाइन में, उसी को हम लोग कह सकते हैं इंसुलेशन। यानी कि यदि आपको वोल्टेज बढ़ाओगे तो उस केस में आपको इंसुलेशन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपकी इंसुलेशन की बात आती है तो वो किस बेसिस पे डिसाइड की जाती है, उसके वोल्टेज के रेटिंग के बेसिस पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो भी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी जो रेटिंग होती है वो आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज रेटिंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं करंट रेटिंग की। तो करंट रेटिंग भी क्या होती है, आरएमएस लाइन टू लाइन करंट रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की अगर करंट रेटिंग डिसाइड करनी होती है तो करंट रेटिंग किस बेसिस पे डिसाइड की जाती है। तो करंट रेटिंग जब भी हमेशा याद रखेंगे तो करंट रेटिंग जो होती है वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के बेसिस पे डिसाइड की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो करंट रेटिंग है, करंट रेटिंग इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। यानी कि अगर आपको करंट की रेटिंग बढ़ानी है, अगर करंट ज्यादा करनी है तो उस केस में आपको क्या, कंडक्टर का साइज बढ़ाना पड़ेगा, कंडक्टर की मोटाई बढ़ानी पड़ेगी। तो इसीलिए आपकी जो करंट रेटिंग होती है वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन की ये सारी रेटिंग्स दी होती हैं। अब ये क्या है, आपकी एमबीए रेटिंग की बात करें तो ये किस तरीके से एमबीए रेटिंग डिसाइड की जाती है। तो ट्रांसमिशन लाइन की जो एमबीए रेटिंग होती है वो कितनी होती है, आप याद करिएगा, √3 VL/IL। तो ये क्या होती है, एमबीए रेटिंग होती है किसकी, ट्रांसमिशन लाइन की। तो ये 3 टाइप की रेटिंग्स होती हैं ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका। ये मान के चलिए, ये रेटिंग्स आपसे ऑब्जेक्टिव टाइम में कंपटीशन में भी पूछ लेता है कि अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो इंसुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या करंट का साइज, कंडक्टर का साइज बढ़ाओगे तो हमारे करंट की रेटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारे रिलेशन आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए नेक्स्ट और हम